जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 337 में। आज तारीख है 3 सितंबर 2020 और आज अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बात आपको फिर से याद दिला दें कि जो प्रोटेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स द्वारा टीचर्स के सहयोग से चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही सही दिशा में जा रही है और खास करके इसमें जो अभिनय शर्मा सर का रोल है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। तो उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उससे आप फॉलो करते हुए, सभी टीचर उनके साथ हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हुए आप लोग इस कैंपेन को अभी लगातार जारी रखिए, क्योंकि एक दो दिन में ये सरकार तो हमारी सुनने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगर अपनी मांग को सुनाना है तो छोटे छोटे लॉलीपॉप पे नहीं रुकेंगे हम, और हम इसके लिए क्या करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू हेडन और किस भारतीय को व्यापार दूत नियुक्त किया? उत्तर है लीसा सिंह। अब ध्यान देंगे ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पूर्व क्रिकेटर, क्योंकि मैथ्यू हेडन कौन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, तो पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन है कौन, भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन राजनीतिज्ञ कौन है, लीसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंधों में आगे बढ़ने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा लीसा सिंह का। क्यों? क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, एक बात तो और भी यहां पे ध्यान देंगे कि 31 अगस्त 2020 को ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अशोक जैकब को नियुक्त किया गया था। तो हमारे लिए अशोक जैकब का भी नाम महत्वपूर्ण होता है और यहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर होगा अशोक जैकब। तो यहां से दो प्रश्न, एक लीसा सिंह का नाम और एक अशोक जैकब का नाम, जरूर आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कहां रेनाटी चोल युग की दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। अब ध्यान देंगे कि ये कहां शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। क्या है? तो ये रेनाटी चोल युग की दुर्लभ शिलालेख है। बस इतना ही यहां से, ये जगह का नाम आप ध्यान रखिएगा, इतना सफिशिएंट होगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। रूस में आयोजित एससीओ की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि कौन होंगे? उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब ध्यान देंगे कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो एससीओ, यानी एससीओ का फुल फॉर्म अगर कहें तो क्या होगा, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, क्या होगा, संघाई सहयोग संगठन। और इसी में हमारे रक्षा मंत्री कौन, श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्जे शोइगु के निमंत्रण पर शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं अपने देश भारत से, और ये रूस के 3 दिवसीय यात्रा पे रवाना हुए। अब एक बात आप और भी ध्यान देंगे कि रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है वो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी CIS की बैठक में भी भाग लेंगे वहां पर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे, एक SCO, एक CSTO और एक CIS। ठीक है, क्योंकि इन तीनों जगहों से प्रश्न बनाया जा सकता है। और एक नाम यहां पे आप ध्यान रखेंगे जनरल सेर्जे शोइगु का। क्यों? क्योंकि इन्हीं के निमंत्रण पे, जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के निमंत्रण पे अपने देश भारत के रक्षा मंत्री वहां पर गए हुए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। केंद्र की समूह ग की नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा में कितने नए खेल जुड़े हैं? तो इस खेलों की संख्या या आप याद रखेंगे, कितने नए खेल जुड़े हैं? 20। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 8वीं पूर्वी एशिया आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? उत्तर है वियतनाम। अब ध्यान देंगे यहां पे कि इस बैठक में 10 आसियान देश और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रसिया और अमेरिका, यानी कि और 8 से 9 देश इसके अलावा इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बात यहां से और भी आप ध्यान देंगे कि बैठक में क्या चीज डिस्कस करा जाएगा। तो बैठक में पूर्वी एशिया में महामारी के पश्चात जो आर्थिक लचीलापन है उसको मजबूत करने जैसे विषयों पर विचार किया गया। एक बात तो और भी ध्यान देंगे कि इसमें हम अपने डिजिटल इकोनॉमी को अर्थात डिजिटल अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे भी बात करी गई। एक लाइन और भी यहां से आप ध्यान देंगे कि इस संबंध में ईस्ट एशिया ग्रुपिंग की अवधारणा पहली बार कब शुरू हुई थी? 1991 में। यानी जो आज हो रहा है इसकी नींव कब रखी गई थी? तो 1991 से ही ऐसे मुद्दों पर
ये जो कुछ राष्ट्र हैं आपसी साठगांठ के साथ आगे का काम करते हैं, जिससे कि ये जो पूर्वी एशिया के सभी देश हैं इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रहे। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि उस समय जब 1991 में हुआ था तो इसको किसने प्रस्तुत करा था? तो इसको प्रस्तुत करा था मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे, ठीक है, और उन्होंने ही इस चीज को प्रस्तुत करा था। मलेशिया के प्रधानमंत्री का, तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वो भारत के होते तो हो सकता है कि वो नाम हमारे लिए प्रश्न में पूछा जा सकता था। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इन्होंने प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 2005 में। तो अगर प्रश्न बनता है कि पहली बार प्रस्तुत कब करा गया था, तो 1991 में, जबकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 2005 में। हम बात कर रहे थे कि इसमें जो अध्यक्षता कर रहा है वो वियतनाम कर रहा है। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई, और मुद्रा क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। और राष्ट्रपति कौन है? ड्यूएन फ्रू क्रोंग। कौन है? ड्यूएन फ्रू क्रोंग। और प्रधानमंत्री कौन है? ग्युयेन तन जुंग। कौन है? ग्युयेन तंग जुंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सीआईएसएफ ने कौन सा एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप बनाया है? उत्तर है पेंशन कॉर्नर। अब सबसे पहले आप सीआईएसएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, तो आइए मेरे साथ साथ रिपीट कर लीजिए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब जैसे ही सीआईएसएफ का नाम आया, दो तीन चीजें यहां से ध्यान दे लेते हैं। एक कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। अब जैसे ही महानिदेशक का बात आया तो आपको एक दो चीजों पर और जाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में मैंने सीआरपीएफ का नाम लिया था, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है एपी महेश्वरी। और एक बात मैंने आपसे कुछ दिन पहले सीआरपीएफ में पीएस रानीपसे का नाम लिया था, तो पीएस रानीपसे सीआरपीएफ में क्या है? उनका भी नाम आप जरूर रिपीट कीजिए ऐसे टर्म्स के जगह पे। तो वो है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल। तो आईजी कौन है यानी निरीक्षक कौन है? तो वो है पीएस रानीपसे। जबकि महानिदेशक कौन है? तो वो है एपी महेश्वरी। तो इस तरीके से इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि ये मोबाइल ऐप करेगा क्या। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये पेंशनर कॉर्नर के जरिए सीआईएसएफ देश के लिए अपना, जो भी सीआईएसएफ में कार्य करने वाले सैनिक हैं उन्होंने देश के लिए अपना जीवन जो समर्पित करा, ठीक, उनको उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करेगा कौन? ये पेंशनर्स ऐप। साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी फैसिलिटीज होंगी उन सभी फैसिलिटीज को उन तक पहुंचाने का ये एक आसान तरीका होगा। साथ ही साथ अगर उनको कोई शिकायत है, ठीक है, तो वो अपनी शिकायत इसी पोर्टल पे यानी इसी ऐप के माध्यम से इनबिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम होगा किसका? पेंशनर्स ऐप का, ठीक है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं पेंशन कॉर्नर का, क्योंकि उसी मोबाइल ऐप का नाम क्या है? पेंशन कॉर्नर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता लुइस हैमिल्टन की 2020 में ये कौन सी जीत है? ठीक है, उत्तर है 5वीं। अगर आप थोड़ा सा सीरियस रह रहे होंगे तो आपको ये नाम जो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, या फिर बाल्टेरी बोटास है, या फिर मैक्स वेरस्टापेन है, ये पीछे मैंने कम से कम 6 से 7 बार ये नाम लिया हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी यहां से प्रश्न आएगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए उन चीजों को लिख करके अपने रूम में कहीं चिपका लीजिए। पीछे इन चीजों को डिटेल में मैंने बताया, वहां से भी आप सहायता ले सकते हैं। वैसे ध्यान देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो जो ये विजेता है कौन? लुइस हैमिल्टन। ये सबसे पहले आप जान लें कि ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन कहां के हैं? किस देश से इनका संबंध है? ये भी प्रश्न बनता है। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। ने यानी कि जो मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम में स्पा फ्रैंकोरचैप्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल करी है। और इसी जीत के साथ यानी कि जो फार्मूला 1 F1 जो वहां लिखा हुआ था वही था क्या? फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीतने के साथ इस सीजन की
किसकी, लुइस हैमिल्टन की ये 5वीं जीत हो चुकी है, ठीक है। जबकि इसी में वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पे यानी सेकंड रैंक पे है और मैक्स वेरस्टापेन किस पे है, ये आए तीसरे स्थान पे। अब वोल्टेरी बोटास जो है ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये हैं फिनलैंड से, जबकि मैक्स वेरस्टापेन मर्सिडीज का नहीं रेडबुल के ड्राइवर हैं और इनका संबंध कहां से, नीदरलैंड से। तो मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि मैक्स वेरस्टापेन ने भी पहला अंक हासिल करा था और इन्होंने कहीं जीत दर्ज की थी प्रथम स्थान पे। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो किस इस तरह के आयोजन में पहले रैंक पे आए थे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब ध्यान देंगे कि अभी राष्ट्रीय खेल दिवस कब, 29 अगस्त को मनाया गया, किसके जन्म दिवस पे, तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पे, ठीक। और इन्हीं के नाम पर यानी मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, ठीक, कुल 19 खिलाड़ी जो हैं ऐसे उनके घरों तक सड़क की कनेक्टिविटी दी जाएगी और किस योजना के तहत, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। अब एक बात आपको मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डेली डोज संख्या 334 के प्रश्न संख्या 2 को देखिए, वहां से जो भी मेजर ध्यानचंद या फिर जो अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको लगभग मैंने 2.5 से 3 मिनट का समय दे करके इन डिटेल डिस्कस करा है, ठीक है। किसको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, किसको कितनी राशि बढ़ाई गई है, घटाई गई, ठीक, इन सभी चीजों पे मैंने चर्चा करा है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए आप डेली डोज संख्या 334 के प्रश्न संख्या 2 को जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष डेयरी सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जो नेस्ले है ये कहां की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की, और यही है रोबो बैंक के द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी सूची में, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि अपने देश का जो अमूल डेयरी है, कौन, अमूल डेयरी है, ठीक, उसने इस टॉप 20 में अपना जगह बनाया और ऐसा जगह बनाने वाला भारत का एकमात्र डेयरी है, कौन, अमूल, ठीक है। तो अमूल ने कौन सा जगह बनाया, तो ये टॉप 20 में 16वें स्थान पे है और भारत की तरफ से देखा जाए तो पहले स्थान पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत की तरफ से ये एकमात्र सेलेक्टेड है उस टॉप 20 के लिस्ट में। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि अमूल को एक और नाम से जाना जाता है, अमूल को जो है वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से 3 चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी में फर्स्ट रैंक पे कौन है, नेस्ले स्विट्जरलैंड, ठीक है। लेकिन भारत की तरफ से फर्स्ट पे कौन है, तो वो हो जाएगा अमूल, जबकि संपूर्ण विश्व में अमूल का क्या रैंक है, तो 16वां रैंक है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रश्न यहां से भी बनते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। NERLP के तहत किन राज्यों को सशक्त बनाकर आजीविका स्तर में सुधार किया गया, उत्तर है मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम। अब यहां पे ध्यान देंगे आप कि NERLP फुल फॉर्म क्या होगा इसका, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के रूरल हैं उनके लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए, ठीक, सशक्त बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है। और किस किस राज्यों में, आपको राज्य का नाम ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सबकी राजधानी तो याद होगी, जैसे मिजोरम का आइजॉल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला और सिक्किम का गंगटोक, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बेल्जियम की किस टेनिस स्टार ने संन्यास से वापसी की घोषणा की है, उत्तर है किम क्लिस्टर्स ने। अब ध्यान देंगे कि किम क्लिस्टर्स जो शादीशुदा हैं और 36 वर्षीय हैं, ठीक है, और इनके 3 बच्चे भी हैं। इन्होंने इससे संन्यास ले लिया था, किससे, टेनिस खेल से, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने फिर से अपने संन्यास से वापसी की घोषणा करी है, ठीक है। किसने, किम क्लिस्टर्स ने, ठीक है। और ये कहां की हैं, बेल्जियम की हैं, ठीक है। तो आप इनसे इतना ही ना चीजें ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस देश में
एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहा? उत्तर है बांग्लादेश। अब ध्यान देंगे आप कि अभी हाल ही में जो अपने 13वें राष्ट्रपति थे, ये याद रखिएगा रैंकिंग, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में अगर प्रणब मुखर्जी से सवाल बनेगा तो उनके रैंकिंग से ही सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। ठीक, तो प्रणब मुखर्जी जो है वो 13वें राष्ट्रपति रहे, कहां के? भारत के। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश मनाया। ठीक है, हालांकि अभी हमारे देश में राष्ट्रीय शोक ही चल रहा है और वो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। आप देखेंगे कहीं स्टेशन वगैरह वगैरह पे तो आपको आपका झंडा झुका हुआ दिखाई देगा, यही कारण है। ठीक है, तो आप प्रणब मुखर्जी से संबंधित एक चीज तो अवश्य ध्यान रखिएगा, क्या? कि ये 13वें राष्ट्रपति रहे भारत के। ठीक है, 14वें कौन है? तो अभी जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं वही 14वें राष्ट्रपति हैं। अब बात आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है उसकी सीमा भारत से सबसे लंबा स्थलीय क्षेत्रों में लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां लगती है? पश्चिम बंगाल से। क्यों? क्योंकि 1971 से पहले जो बांग्लादेश था उसका वो क्या था? वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 के युद्ध के उपरांत बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ठीक है, और ये 1971 का एक तरह से कहे तो रिजल्ट भी माना जाता है। ठीक, और ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अगर हम बहुत ज्यादा पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे तो बंगाल प्रांत में ही आता था ये जगह, कौन सा? बांग्लादेश। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस देश के स्टॉक एक्सचेंज पर DDoS का साइबर अटैक हुआ है? ठीक, उत्तर है न्यूजीलैंड। अब ध्यान देंगे कि DDoS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा डिस्टर्ब डेनियल सर्विस। ठीक है, क्या होगा? डिस्टर्ब डेनियल सर्विस। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका साइबर अटैक कहां हुआ? न्यूजीलैंड पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। राष्ट्रपति ने आरपीएफ के कितने जवानों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया? उत्तर है 3। जो अभी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं, कौन? श्री रामनाथ कोविंद। उन्होंने आरपीएफ के 3 जवान, अब ये कौन कौन से हैं? जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना। ठीक है, इसमें जो जगबीर सिंह है उनको ये सम्मान मरणोपरांत मिला हुआ है। कौन सा सम्मान? तो जीवन रक्षा पदक। क्यों? क्योंकि ये 4 बच्चे थे, ठीक है, और उनको बचाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको मरणोपरांत मिला है। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करा गया है। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हेतु किसकी शुरुआत की गई है? उत्तर है GTAM। अब GTAM का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। क्या होगा? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। और इसी के तहत देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की शुरुआत करी गई है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। पीएम मोदी ने किसके लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है? उत्तर है सरकारी अधिकारियों के लिए। अब ऐसा इन्होंने क्यों करा है? क्योंकि अभी कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था और सभी लोग को अपने अपने घरों में रहने का निर्देश दिया गया था। ठीक, क्योंकि कोविड जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। ठीक, और इस दौरान जो सरकारी अधिकारी थे या सरकारी कर्मचारी थे ये क्या कर रहे थे? हमारी सेवा में लगे हुए थे, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक, और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी के अवार्ड से इन्हें सम्मानित करने की बात करी है। ठीक है, या इनको मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। भारत सरकार ने पबजी सहित कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर है 118 चीनी ऐपों पे। ठीक, इससे पहले भी आप देख रहे थे कि बहुत ज्यादा भारत और चाइना के बीच विवाद को बढ़ते हुए देखते हुए पीछे भी लगभग 63-64 ऐप पर बैन लगाया गया था। ठीक है, जिसमें से आपको टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और टिकटॉक के सीईओ कौन है ये मैंने आपको पीछे के डेली डोज में बताया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी होगा। अगर याद होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर इस चीजों को आप बताते हैं तो हमें लगता है कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आप सीरियसली सुन रहे हैं, लिख रहे हैं और याद भी रख रहे हैं, ताकि हमारा भी मेहनत ऐसा लगता है कि सफल होगा। आने वाले एग्जाम्स में यही प्रश्न आए
और अगर आप बना लेते हैं तो वो हमारी सफलता है, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो वो हमारी भी विफलता और आपकी भी विफलता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। वर्ष 2019 में किस राज्य में किसानों के आत्महत्या की दर सर्वाधिक थी? उत्तर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश सिंह बाघेल। कौन है? भूपेश सिंह बाघेल। और इसी राज्य में 2019 में किसानों के आत्महत्या की दर सर्वाधिक रही है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट को कौन जारी करता है? उत्तर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। कौन? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और आप इस चीज को एज इट इज याद रखिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जिनसे लिंकिंग प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा नहीं करा मैं कि नहीं होती है, तो उन चीजों को हमें अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर करना है। क्योंकि अगर हम सब चीजें पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए वो एग्जाम्स में हमारा एग्जाम रोकने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में हमें अच्छी चीजें हमसे छूट भी सकती हैं। तो एक इसीलिए आपको वे बताया जाता है कि आप इस चीज को पढ़िए, इस चीज को छोड़ दीजिए। ठीक, और इसी तरह से आप इस चीज में सिर्फ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का काम क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट को तैयार करना। आज का प्रश्न आपके लिए, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीजों को गूगल से ढूंढेंगे या फिर आपको पता होगा और इन डिटेल लिखने का भी प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।